देखो बेटा, सेल और बैटरी इसकी बात करें, ये आपके यहाँ केमिस्ट्री में भी है, ये भी इंक्लूडेड है, ये नहीं है ना? ये आपके यहाँ केमिस्ट्री में भी है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इसकी बात करें पहले तो सेल एग्जैक्टली है क्या? मतलब सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, सेल्स हमारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। मतलब उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी, और जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा असुविधा नहीं है। किसी भी सिंपल सेल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सेल में एग्जैक्टली होता क्या है। ये सिंपल सेल हमने बनाया बिल्कुल डैनियल सेल, सबसे बिगिनिंग वाला सेल, जो फर्स्ट सेल हमारे यहाँ बनाया गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेल के अंदर क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे। सेल में क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड हो गए, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा। ठीक, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एक तो इलेक्ट्रोड्स हो गए और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कम से कम इतना पार्ट तो हमेशा रहेगा, किसी भी सेल का मेजर पार्ट है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ड्राई सेल इस्तेमाल करते हैं, ड्राई सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव, ऊपर वाला देखा या टोपी लगी होती है, और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव, उसमें भी दो इलेक्ट्रोड है, सेंटर में लगा हुआ एक, और एक उसका जो कंटेनर है वो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सेल है। होता क्या है, यहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है और एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते गए वो तो हो गई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए वो हो गई नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक इस तरह से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें, इसके सिंबल की बात करें पहले। इसका सिंबल लिया जाता है यूं, ये तो हो गया सेल, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। ठीक, अब ठीक, ये सिंबल इस्तेमाल होता है या ये, अगर ये इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, इससे कांस्टेंट ईएमएफ इसका होगा, और ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये बदल सकते हैं, जैसे आप एलिमिनेटर इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी का सिंबल हमारे पास, इसे भी यही बना देता हूं मैं, जब कई सारे सेल्स आप जोड़ देते हो तो बैटरी बन जाती है। ये हो गया बैटरी। इन सब के साथ एक चीज और कही जाती है, अब ये समझो कि दो इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए, केमिकल रिएक्शन होगी, आयंस इधर से उधर मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो इनका आपस में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो हर सेल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है,
और इस रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं ऐसे ही, ऊपर लगा ऐसे। इसे बोला जाता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसे आप? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ई मतलब सेल का ईएमएफ। ठीक है बेटा, बात यहाँ समझ में आ गई। ये कई सारे सेल आपने जोड़ दिए तो ये हो गई बैटरी। R1, R2, R3, R4। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में? इस सिंबल को हम एक ऑल्टरनेटिव तरीके से और बना सकते हैं। इसे मैं यहां बना देता हूं, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, ये इसका ऑल्टरनेट सिंबल है। तरीके समझ में आ गए? अब ये सोचो, अगर सेल कभी भी सर्किट में लगाया जा रहा है तो इसका मतलब सेल का रेजिस्टेंस भी तो सर्किट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओके, आओ आगे चले। लिख लीजिए। इसे हम बोलते हैं ईएमएफ। सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। सिंबल इसका कुछ इस तरह से बनाते हैं, ई बना सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एप्सिलॉन जैसा बनता है सिंबल। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वर्ड में समझो। सबसे बड़ी बात कि इस पर लिखा है फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है। लिखा है बट ये क्या है? फोर्स नहीं है। ठीक, एक्चुअल में हमने जब करंट पढ़ा था तो हमने कॉज ऑफ करंट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अक्रॉस जब सेल लगाओगे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये बात पढ़ी थी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन आ रहा है, कब आ रहा है? सेल लगा रहे हो, सही है ना? तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्टिवेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदारी ले रहा है? सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स फील हो रहा है। सेल की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, और फोर्स की वजह से तब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। वही कंडीशन यहाँ पर है, ये इसी चीज को डिफाइन कर रही है। क्या? कि अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? किसके बीच में? इसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है जब आप इसमें से कोई करंट
ना ले रहे हो, कोई करंट ड्रॉन ना कर रहे हो। क्लियर? तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और आप यहां लिख लें, यहां लिख सकते हैं सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक, मतलब सेल कैसा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब सेल कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उस समय इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? कोई डाउट? आप इसे ये भी लिख सकते हो, इट इज ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। क्लियर हुआ? जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट मतलब हमने चाबी नहीं दिया, ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये किसी वजह से आ रहा होगा, किस वजह से आ रहा है? जब आप इसे मेजर, मैंने अभी क्या बताया आपको कि सेल है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। एक केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एक प्लेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो एक प्लेट पॉजिटिव 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 हो गई, दूसरी नेगेटिव नेगेटिव हो गई, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। क्लियर हुआ? ये बात यहाँ समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसकी यूनिट क्या होगी बताएं? यूनिट क्या होनी चाहिए? क्या चीज है ये? तो यूनिट क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली तुमने सेल पे लिखा हुआ नहीं देखा? 1.5 वोल्ट घड़ी में सेल डालते हो तो वो क्या चीज है? वो जो लिखा हुआ ना 1.5 वोल्ट, वो क्या चीज है? डालो, इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये समझिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसे V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब सेल में से करंट ड्रॉन हो रहा हो, जब सेल में से करंट ड्रॉन हो रहा हो, मुझे लगा हाफ करनी मैरिज क्वेश्चन तो बहुत कम है। the potential difference between electrodes of cell, the potential difference between electrodes of cell the potential difference between electrodes of cell when current is drawn from it।
इस वर्ड ड्रॉन फ्रॉम इट का मतलब है सेल को आप क्लोज सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक, मतलब सेल से आप करंट अब ले रहे हो। जब आप सेल से करंट लोगे, इन दैट केस जो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे आप कहोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिख सकते हो, द क्लोज्ड सर्किट potential difference between electrodes of cell is called terminal potential difference। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे समझने में। और इसकी एक तीसरी चीज इसे हम बोलते हैं जो सेल को कैरेक्टराइज करती है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम बात करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes the resistance offered by electrodes and electrolyte of cell is called the resistance offered by electrodes and electrolyte of cell is called, sorry, internal resistance। ओके, स्टेटमेंट क्लियर, बात यहां समझ में आ गई। अब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके यहाँ ऐसा क्वेश्चन पुट अप होने के चांस नेग्लिजिबल रहेंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बट स्टिल इसके अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस हमारा होता है, डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन चार चीजों पे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, तो इनके नेचर पे हो गया। दूसरा, कितना एरिया उसमें डिप है, उस पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी है। तीसरा तीसरा होता है कि इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हो, एक टेम्परेचर हो जाएगा, इस बात को आप एरो मार्क करके लिख लें। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। दूसरा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा,
ठीक, आप यही लिखो। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? सेपरेशन। लिख लो इसे भी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक, ये फैक्टर्स आपसे रेयरली पूछे जाएंगे। आगे चलें। है बेटा, डिपेंडेंसी वैसी ही है भाई, लेंथ के साथ लेंथ सेपरेशन के इक्विवेलेंट हो गया, एरिया एरिया के इक्विवेलेंट हो गया, टेम्परेचर टेम्परेचर आयंस के मोशन को अफेक्ट करेगा। ये फैक्टर्स मैंने लिखवा दिए, इससे क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इनके बीच में रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है अक्सर। चलो आगे लिखें। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ terminal potential difference and internal resistance of cell। देखो बेटा, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखो, बड़ी सरल सी बात है। ये हुआ सेल और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कंडीशन इज, आप ऐसे समझो कि इस सेल की वजह से इस पूरी सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये सेल ही तो इस पूरी सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। ठीक, तो ये तो सेल का ईएमएफ हुआ। सेल के दो टर्मिनल्स टर्मिनल्स बोले जाएंगे ये, ठीक। तो इनके अक्रॉस जो होगा उसे आप बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर हुआ? तो जब हम रिलेशनशिप देखें, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इस डिस्चार्जिंग वर्ड का मतलब समझो। इसका मतलब है सेल करंट दे रहा है। ठीक, बातें समझ में आ गई? डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? सेल से आप करंट ले रहे हो। इस कंडीशन में ये समझो, ये टोटल ईएमएफ, मान लेते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो कर रहा है आई। हम क्या मान लें कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना? आई। तो अब कंडीशन इज, हम जब इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इसे हम कह रहे हैं V, तो ये V होगा कितना? ये V होगा हमारा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये बात यहां समझ में आ रही है? गुड, ऐसे समझो। ये क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब पूरी सर्किट के अंदर ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस यही देगा, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम यही है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, इसका कुछ हिस्सा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा।
इसका कुछ हिस्सा किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ वो ये हो गया। बाकी जो बचा इसमें से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये वो रिलेशनशिप है जो ये शो करती है, ये डिस्चार्जिंग के समय लगेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेल का जो टोटल ईएमएफ है, इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। अब क्या किया आपने, ईएमएफ ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। जब हम सर्किट में इसे इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे हम कहना है आई आर। आप ऐसे समझो, जैसे इन दोनों के अक्रॉस जो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस था वो था ईएमएफ। ये कब था, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है कि नहीं है। अब कंडीशन क्या हुई, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। भाई जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो V इक्वल टू ई हो जाएगा। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो ये कुछ तो वैल्यू रखेगा। तो इनके अक्रॉस जो ये ईएमएफ है, जब हम करंट फ्लो कराएंगे इन दैट केस यहां जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, V। इसके अक्रॉस क्या रहेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये भी होगा कितना, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो ये इन दोनों के बीच का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मिलेगा। हाँ, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जब ये नहीं था, जब आई नहीं था तो ये जीरो था। जब करंट फ्लो करेगा तो क्या हुआ, इसके अक्रॉस भी तो कुछ खर्चा पानी चाहिए। क्लियर, बातें समझ में आ गई। तो इसके बाद ये दोनों टर्मिनल के बीच में मिलेगा, उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ, ये बात यहां समझ में आ गई। भाई V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये कब कंडीशन है, जब करंट हमारा ड्रॉन हो रहा है। इससे आप E निकाल सकते हो, कैसे, जब आप I को जीरो कर दोगे तो V इक्वल टू ई हो जाएगा। कोई डाउट, इसे आप रिलेशनशिप को बंद कर लें। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, बस क्वेश्चन आता है इस पे। देखो V और I का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, समझो। अगर I, ये I है ना, इस पॉइंट पर I कितना हुआ, I क्या होगा, जीरो। अगर I को जीरो कर दोगे तो V क्या हो जाएगा, क्लियर। अगर I जीरो हो जाएगा तो V इक्वल टू ई हो जाएगा, तो E। अब जैसे जैसे I बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V कम होता जाएगा। ऐसे बनता है। अब ये समझो, V जीरो होगा कब, V इक्वल टू जीरो होगा कब, जब अगर V जीरो हो जाएगा तो I इक्वल टू ई अपॉन आर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे बना लीजिए, समझ आया। देखो बेटा, V इक्वल टू जीरो के लिए I की वैल्यू क्या होगी, इसे जीरो रखो तो I इक्वल टू ई अपॉन आर। समझ में आया। इसे बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे सेल है, सेल के दो टर्मिनल हैं, उन दोनों टर्मिनल्स को आप मिला दीजिए, उस समय करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और जो मैक्सिमम करंट होगा उसे बोलेंगे आप शॉर्ट सर्किट करंट। ओके।
बातें क्लियर? क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इस ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इस ग्राफ से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये ग्राफ ऐसा आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इससे ये मैं बताओ, ये मैं बता सकेंगे यहाँ पे? भाई इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या शो कर रहा है? ईएमएफ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये ग्राफ में डेटा दिया जाता है बेटा। ओके, क्लियर हो गया? बात यहां समझ में आ गई? डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्लियर हो गई पूरी? आगे देखें। देखो V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना? ये बात एप्लीकेबल है। तो हमारे पास क्या रिलेशन हो सकता है? मतलब I विल बी इक्वल टू R हमारा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये रिलेशन क्लियर? मतलब अगर हमें सर्किट का करंट निकालना हो, ईएमएफ हमें प्रोवाइडेड हो, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड हो, छोटा आर प्रोवाइडेड हो, तो हम करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। स्मॉल आर इंटरनल वाला है। हाँ, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात यहाँ समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बताएं। इसके अलावा आगे और एक और चीज समझें आप। चलिए इसे बाद में लिखेंगे। देखो हमारे पास रिलेशन है E इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये रिलेशन है ना? हाँ, इंप्लाइज करके मेंशन करें। हमारे पास एक रिलेशन और है V इक्वल टू आई आर, है ना? ये कहां से है? बाय ओम्स लॉ। यहां से I इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? इसका यूज यहां करें, देयरफॉर अरेंज करें। ठीक, तो आपके पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इस रिलेशन को ऐसे अरेंज किया जा सकता है। कुछ नहीं किया, इस V को नीचे ले आए बस। यहां से R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1, और इलेबोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस V अपॉन V। तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू
ठीक, बात यहां समझ में आ गई। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा जब हमसे स्मॉल आर निकलवाया जाए, स्मॉल आर निकलवाया जाए, आर दिया हो, वी दिया हो, ई दिया हो। ठीक, तीनों चीजें बेटा क्लियर हो गई? बताएं, सेल की डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट वाला सारा पॉइंट समझ में आ गया? देखिए, चार्जिंग के समय जब सेल को हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सम ऑफ किस किस का सम, इसके अक्रॉस प्लस ये, इट इज द सम ऑफ ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बात यहां ध्यान देने की है, वो क्या बात ध्यान देने की है कि यहां जो आप कर रहे हो वो यहां कर क्या रहे हो, सेल के थ्रू करंट प्रोवाइड कर रहे हो, सेल को आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, मोबाइल बैटरी चार्ज होती है, ये वैसा कॉन्सेप्ट है। इन दैट केस चार्जिंग के समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ई। ये इंप्लाइज करता है कि चार्जिंग अगर हो रही है तो V जो होगा वो EMF से ज्यादा होगा। ओके, ये एग्जामिनेशन का 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कब हो सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो जाए। हाँ, ये बात यहाँ समझ में आ गई? ये कंप्लीट हो गया ये पूरा। आप ड्रॉ करना चाहें इसे ड्रॉ कर लें, अलग से ड्रॉ किया जाएगा। ये नहीं, ये ज्वाइन नहीं किया मैंने। ज्वाइन करने का मतलब यहाँ एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाएगी तभी तो ये चार्ज होगा, नहीं तो करंट फ्लो कहाँ से कराओगे, रेजिस्टेंस